हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, जिसमें एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से मैं शुरू कर रही हूँ इसे। चैप्टर 6 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। बोर्ड एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इस समय बच्चों को लग रहा है कि प्रेशर हो रहा है। वैसे कुछ नहीं है, बहुत इजी मैनर में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे और आपको पढ़ने के बाद से लगेगा अरे ये तो बड़ा ही आसान है। वैसे भी जो आजकल का यूथ है, आप सब लोग बच्चे पार्टी, ये आप सब बड़े अच्छे से जानते हो कि रूरल इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह से चीजें हमारी इकोनॉमी में हो रही हैं। आज का यूथ इन कंपैरिजन टू आवर एज बहुत ज्यादा अवेयर है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 6 एनसीईआरटी की बुक के बेस पे रूरल डेवलपमेंट। चलो शुरू करते हैं साथ में। तो देखो, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट में शुरू करने से पहले आपको रूरल इंडिया की एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ ये देखो, फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि एक विलेज है जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे कच्चे घर बने हुए हैं। रोड भी नहीं है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है जिसको जो हम किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सके। तो जो हमारा रूरल एरिया है या जो विलेजेस हैं, आज भी आज की डेट में बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जो बहुत एडवांस्ड है, जिनमें बहुत ग्रोथ हो गई है, सारी फैसिलिटीज हैं। बट बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जो ये पिक्चर आपको दिखा रही है, जहां पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लोग जो है वो कोई भी मौसम की मार झेलने के लिए जो है वो हेल्प फोर्स्ड हैं। उनको अगर बारिश हो जाएगी, फ्लड आ जाएगी, ड्रॉट पड़ जाएगा, तो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि वो अपने आप को उससे बचा सके। तो वो दूसरों पे, सरकार की सहायता पे निर्भर होते हैं। देखो, दूसरी पिक्चर में मैंने आपको ये कुछ बच्चे दिखाए हैं, इनके पास प्रॉपर कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, कहीं से पानी भर के या कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कच्ची पगडंडी वाली सड़क है, रोड नहीं है, पैदल चलने के लिए मजबूर है। तो रूरल इंडिया ना हमारा इसी तरीके का है। अब ये देखो, ये गांव का एक स्कूल है, स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखो, आप आजकल आप लोग कहाँ पढ़ते हो? आपके पास एक प्रॉपर क्लासरूम होता है, बेंच है, ठीक है, चेयर है जिसपे हम बैठ के पढ़ते हैं, और बहुत सारे एसी रूम है। हमारा क्लासरूम बहुत सारे बच्चों का एसी होता है, नॉन एसी भी है, तो भी एक बहुत अच्छा जो है वो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है स्कूल में। बट यहाँ देखो, ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? खुले में। ठीक है, और जरा सी ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉबी टाइप है, किसी दो दीवार के बीच की जगह, वहां पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई बैठने के लिए कोई चीज नहीं है, बट पढ़ने की ललक है तो पढ़ रहे हैं। तो गांव के देखिए स्कूलों का ये हाल है। ये गांव का एक अस्पताल मैंने चौथी पिक्चर में दिखाया है, खुले में। अगेन देखिए, खुले में है। कोई अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसके पास कोई भी सुविधा नहीं है, वो लोगों को शहर भागना पड़ता है। कई लोग जो जिनको बहुत इस तरह की बीमारी हो जाती है कि वो क्रिटिकल हो जाते हैं, तो शहर पहुंचने से पहले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लोग, इतने अवेयर नहीं है, तो गांव में ही वो नीम हकीम को दिखा लेते हैं, देसी इलाज कर लेते हैं, या शहर पहुंचने तक उनको जो है वो प्रॉपर इलाज अगर नहीं मिल पाता तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर जो है वो आइडिया दिया है रूरल इंडिया का। अब जब हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है, और हमें अभी तक हम ये पढ़ के आए हैं कि 3/4 पॉपुलेशन हमारी जो है वो रूरल इंडिया में रहती है। 3/4 पॉपुलेशन की हम बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई वो 70 से 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, रूरल इंडिया में रहते हैं, और रूरल इंडिया ऐसा है। तो इसका मतलब कि कितनी ज्यादा इस एरिया के डेवलपमेंट की हमें जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस तरह के एरिया में रहती है, तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी अगर जो है आप इनको डेवलप नहीं करेंगे? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको जैसे मैंने अभी पहले बताया, ये देखो, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन आपकी विलेजेस और रूरल एरियाज में रहती है। इसमें से भी 22% लगभग पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं वो लोग, और पूरी तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे ही
डिपेंड करता है, उनका लाइवलीहुड, उनका जीने की जो भी चीजें हैं, खाना पीना, वो सब इन्हीं पे है। अब अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की बात करो तो इसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 1991 जब से पोस्ट रिफॉर्म आया बेटा, तब से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन आपका जीडीपी में है वो कंटिन्यू कैसा होता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है। सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है ना, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी आती हैं उनका कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि उसी रूरल इंडिया का जो एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन जिसपे वो मोस्टली डिपेंड है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं जो हमें एक बहुत अलार्मिंग है, हमें लग रहा है कि अरे फिर कैसे होगा। तो इसके लिए रूरल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब रूरल डेवलपमेंट में आपका सबसे पहले आएगा गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के लोगों की एजुकेशन, गांव के लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। तो और उनके लिए जितना आप मेजॉरिटी चीजें आप कर सकते हो वो सब कुछ जो उनको हेल्प कर सके। तो जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको दी है, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में आप डेफिनेशन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो रूरल डेवलपमेंट सबसे पहले क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रीहेंसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओवरऑल डेवलपमेंट का, किस चीज का ओवरऑल डेवलपमेंट बेटा, रूरल इकोनॉमी का, ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी में ये जो कॉम्प्रीहेंसिव टर्म रूरल डेवलपमेंट है, ये किस चीज पे फोकस करना है हमें रूरल डेवलपमेंट में, on the actions for the development of area which is lacking behind, ऐसे रूरल एरियाज जो पीछे रह गए हैं, जहाँ पे हेल्थ नहीं, केयर फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं है, पानी से भरी हुई सड़कें हैं, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कभी पक्की सड़क नहीं देखी। तो ये सारी चीजें जो हमें सब जगह से डेवलपमेंट उनको करना है, क्योंकि जब आप रियल प्रोग्रेस की बात करते हो तो रियल प्रोग्रेस का मतलब है सारी जगह इंप्रूवमेंट। इकोनॉमिक स्टेटस में भी एजुकेशन आप दोगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी। और सोशल कंडीशन में भी आपको क्या देना है, उनको इम्प्रूवमेंट करना है उनका, मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं वहां जो सोसाइटी है उनकी, उसको आपको उन इम्प्रूव करना है, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी फैसिलिटीज देनी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि बेटा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में रूरल एरिया के बात करती है। तो ये हमने पढ़ लिया, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस क्या है। अब बेटा अच्छे से याद करो, 5 स्टेप है प्रोसेस में, 5, ठीक है, हम याद करेंगे अच्छे से, 5 स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर अगर जो है तुम्हें लग रहा है थक रहे हो, कुछ हो रहा है, तो पॉज करके वीडियो दोबारा प्ले कर लेना। बट देखो 5 स्टेप हमें पता होने चाहिए, हमें बेसिकली 5 पॉइंट पता होने चाहिए। तो पहला स्टेप जिसकी हम बार बार बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे, हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, मतलब जो गांव में लोग रहते हैं। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। तो ऐसे ही जो रूरल इंडिया में लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करनी है बेटा। उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, पहली चीज है हमें उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, यानी गांव में इस तरह की फैसिलिटी देनी है कि उनकी एजुकेशन इम्प्रूव हो, स्कूल प्रॉपर चले, बच्चों को किताबें मिले, बच्चे मोटिवेट हो स्कूल आने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, सड़क पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन है ना कहीं वो पढ़ना चाहते हैं। तो आपको उनको अटेंशन दे, मतलब इस चीज पे अटेंशन करना है कि एजुकेशन जो है वो वहां पर बढ़े। दूसरा, जो गांव के लोग हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें इम्प्रूव्ड देनी है, ताकि वो कम बीमार पड़े, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़े, उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनकी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज के लिए गांव में ही हॉस्पिटल हो, प्रॉपर डॉक्टर हो, सुविधाएं हो। तो ये 2 चीजें हमें सबसे पहला क्या करना है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। कैसे करेंगे, एजुकेशन देंगे और हेल्थ देंगे।
दूसरी चीज, आप सेकेंड स्टेप क्या करोगे, आपने हेल्थ और एजुकेशन की बात करी, दूसरी चीज आप गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, बहुत सारे गांव में बच्चे लालटेन जला के पढ़ते हैं, लालटेन में रहते हैं, बिजली नहीं है, बिजली दोगे। पानी की सुविधाएं, खेतों तक पानी पहुंचाओगे, घरों तक पानी पहुंचाए सरकार, ठीक है। सड़कें, रोड्स की आप जो है वो वहां पर डेवलपमेंट करोगे। और जो ये गांव वाले किसान जितने भी हैं हमारे छोटे छोटे लेवल के, जो क्रॉप्स उगाते हैं, तो उन क्रॉप्स को बाहर की मंडियों से, जो बड़ी बड़ी मंडियां है, कृषि मंडियां, उन उन तक उनकी मार्केटिंग कैसे होगी, वो फसलें वहां तक पहुंचेगी कैसे, इसके लिए उनको ज्ञान देना है, इसके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि ट्रक्स और ट्रैक्टर्स वगैरह प्रॉपर गांव तक पहुंचे और वो लोड करके मार्केटिंग का एक चेन बना हो, उनसे कोई खरीदे और बड़ी मंडियों तक उनका सामान ले जाके या तो वो खुद बेच सके या जो है वो कोई ट्रेडर के थ्रू वो बेच पाए। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी जो चीज बेटा रूरल डेवलपमेंट में जरूरी है, वो है लैंड रिफॉर्म्स। हम पढ़कर आए हैं, लैंड रिफॉर्म्स ऑलरेडी पढ़कर आए हैं हम। इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहला जमींदारी सिस्टम को आपको एलिमिनेट करना होगा। जमींदार, आपको पता है, ब्लड सकर्स, किसानों से जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, थोड़ा उनको उधार देते हैं, फिर ज्यादा चार्ज करते हैं, उनसे इंटरेस्ट लाइफ लॉन्ग चार्ज ही करते रहते हैं, ठीक है। अपनी जमीन पे बहुत कम पैसों में किसानों से काम कराते हैं। तो जमींदारी सिस्टम हमने पढ़ा है, ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा है, वहां पे एक बार आप रेफर कर सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। दूसरी, तो इसे हमें एलिमिनेट करना होगा। दूसरा, लैंड सीलिंग। मतलब लैंड सीलिंग मतलब एक लिमिट सरकार को लगानी होगी कि एक पर्टिकुलर गांव में एक जो है लैंड जितनी भी है उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद कोई भी इंडिविजुअल इससे ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होगा कि जिसके पास पैसा होगा सारी जमीन खरीद लेगा, बाकी लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो उसकी जमीन पे उसके लिए काम करें। तो लैंड सीलिंग इंपॉर्टेंट है कि आप इससे ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकते। तीसरी चीज लैंड रिफॉर्म में आती है बेटा, इक्विटी इन एग्रीकल्चर। मतलब छोटे किसान जो बेचारे उनके पास सुविधाएं नहीं है, जमीन नहीं है, अपना काम नहीं कर सकते, और दूसरा किसान कुछ अमीर होते जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो जमींदार बन गए, तो आपको इक्विटी लानी होगी। मतलब इक्वल लेवल पे जो है वो सुविधाएं हर किसान को, जो है किसी भी लेवल के छोटे बड़े किसान को, सबको इक्वल सुविधाएं मिले। तो ये आपको करना होगा, तीसरा स्टेप। चौथा बेटा, हमें सबको पता है, क्योंकि हमने देखा 22% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है बच्चे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। तो भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने होंगे, किसी भी तरीके से किसानों की मदद करनी है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, ठीक है। वो कैसे इम्प्रूव होगा, देखो अगेन एजुकेशन और हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है, हम भूल नहीं सकते इस चीज को। दूसरी चीज, पॉवर्टी एलिवेशन कैसे आएगा बेटा, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप जनरेट करोगे रूरल एरिया में, तो ऑटोमेटिकली जब किसानों को वहां पे काम मिलेगा तो पॉवर्टी धीरे धीरे कम होगी। तो ये है फिफ्थ स्टेप, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आई होप प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्लियर है। 5 स्टेप, पहला एजुकेशन और हेल्थ पे को डेवलप करना है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लैंड रिफॉर्म्स लाने हैं, पॉवर्टी खत्म करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। सिंपल है, याद कर लो अच्छे से। चलो आगे चले। अब देखो, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपके लिए, वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। देखो, हमें ये पता लग गया कि गांव का किसान हमारा गरीब है, ठीक है, उसके पास सुविधाएं नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब उसके पास पैसा नहीं है और उसको खेती करनी है, तो वो क्या करे, तो वो उसी खेती को करने के लिए उसको जो है पैसा जब चाहिए होता है, और अगर पैसा नहीं है तो उसे क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की आप बात करो तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, दिस रेफर्स टू द क्रेडिट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यानी एग्रीकल्चर जितनी भी एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर, उनके लिए अगर हम क्रेडिट ले रहे हैं उसे हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट कहते हैं। जरूरत क्या है लेने की, जरूरत यह है कि मैंने आज बीज
जो है वो खरीदे, उनको अपने खेतों में बोया। अब मेरी फसल, मैं उसे रोज पानी दूंगा, सींचूंगा, वहां पर जो है वो उसकी देखभाल करूंगा, तो 5-6 महीने में, चाहे गेहूं है चावल है, वो मेरा पैदा होगा और फिर मैं उसे काटूंगा, फिर मैं वहां पे से उसको मार्केट में लेकर जाऊंगा, बेचूंगा, तब मेरे पास पैसा आएगा। ये पूरे प्रोसेस में 5-6 महीना लग गया। 5-6 महीने लगने के बाद, यानी कि आपने एक जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी, उसमें जो पैसे आपके खर्च हुए 6 महीने बाद आएंगे। तो 6 महीने तक और जो एक्टिविटीज हैं, जैसे आपको पेस्टिसाइड्स लाने हैं, फर्टिलाइजर्स लाने हैं, ठीक है, या आगे कुछ काम करना है फसल के बिकने तक, तो आप कैसे करोगे? इसका मतलब आपको वहां पर और पैसों की जरूरत है, और आप पे, क्योंकि आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो या गरीब हो या सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड हो, तो आपके पास पैसे कम है या नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो है वो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और रूरल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि ये जो कैपिटल है ये टाइमली लोगों को मिले, टाइमली इन्फ्यूज हो सके, टाइमली काम आ सके। जब जरूरत है उसकी, तभी मुझे मुझे बीज आज बोने, लेकिन मेरी फसल नहीं बिकी, फसल 1 महीने बाद बिकेगी, तो मैं आज बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? तो मुझे उधार लेना पड़ेगा। अब वो उधार मुझे देगा कौन? ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, मुझे मिलेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसके अगर आप सोर्सेस की बात करो एग्रीकल्चर क्रेडिट के, तो 2 सोर्सेस हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, मतलब जो पूरे पूरे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सरकार की मदद से रजिस्टर्ड है, जो आपको क्रेडिट देते हैं। दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस या सोर्सेस, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज के लिए आपको उधार देते हैं। अब देखो बेटा, पहले हम पढ़ लेंगे कि क्रेडिट की जो आपने जब एग्रीकल्चरल क्रेडिट ले रहे हो, इसकी कैटेगरीज क्या क्या है। ठीक है, सपोज मैंने जो है क्या कहते हैं, बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए या अपनी फसल को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए कोई क्रेडिट लिया। अब ये क्रेडिट तो मैं छोटे टाइम के लिए ले रहा हूँ, जल्दी ही वापस कर सकता हूँ, फसल बिकेगी वापस कर दूंगा, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहलाएगा ये। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो कि मेजरली 6 to 12 मंथ्स के लिए मैंने लिया है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए? मुझे नॉर्मल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बीज खरीदने, फर्टिलाइजर खरीदने, पेस्टिसाइड खरीदने, इनके लिए जो है वो पैसे चाहिए, तो मैंने ले लिया। दूसरा, इससे ज्यादा टाइम के लिए आपको लेना मीडियम टर्म क्रेडिट। अब मीडियम टर्म क्रेडिट क्या, मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, तो ट्रैक्टर ज्यादा महंगा आता है, या मुझे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदने जो खेती में काम है, हल, ठीक है, तो या सरसों का तेल खेती करी मैंने, तेल निकालने के लिए कोल्हू लगाना है, ठीक है, या क्रैशर, गन्ने गन्ने को के लिए मुझे क्रैशर लगाना है। तो कुछ भी इस तरह की मशीनें खरीदनी है, तो ये थोड़ा महंगी आएंगी, तो मुझे 1 से 5 इनका जो है वो खेतों में अपनी चारों तरफ बाउंड्री करानी है मुझे। 1 से 5 साल तक के पीरियड के लिए मैंने लोन लिया या क्रेडिट लिया, और मैं उसे वापस कर दूंगा, तो ये मीडियम टर्म क्रेडिट है। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी है, मैंने 5 से 20 साल तक के टर्म में वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने किस तरह की एक्टिविटीज के लिए हम ले सकते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेटा? हमने जमीन खरीदी है खेती करने के लिए, ठीक है, या किसी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए मैंने पूरी पूरी जमीन खरीदी है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज ली है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो धीरे धीरे मैं उसको वापस करूंगा। तो क्रेडिट की कैटेगरीज 3 है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, याद कर लो, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। चौथा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, माइक्रो फाइनेंस। अब अगर आप माइक्रो फाइनेंस की बात करते हो बेटा, तो ये क्या, माइक्रो फाइनेंस ना, माइक्रो मतलब बहुत शॉर्ट, ठीक है, छोटा छोटा क्रेडिट आप दे रहे हो। छोटे किनको आप देते हो छोटा क्रेडिट? जो इम्पोवरिश लोग हैं ना, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो उन लोगों की बेसिक जरूरतों के लिए अगर आपने उनको थोड़ा बहुत कुछ पैसा दिया है, जो वो आगे आपको वापस कर देंगे, छोटा पैसा देना। और किनको देना? जो इम्पोवरिश्ड लोग हैं, बिल्कुल ही गरीब, तो उसको क्या कहते हैं हम? माइक्रो फाइनेंस। तो अब हम वापस चल रहे हैं बच्चे सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए। तो सबसे पहले देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़ेंगे, मतलब अपनी जो ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम भी इसे कहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम मतलब अब आप
जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाए बिना आपकी मदद हो जाए, आपको पैसा मिल जाए, मगर नुकसान ज्यादा है इसके। ठीक है, अब देखो क्या नुकसान है और क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, दोनों चीजें यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में चार सोर्स हैं, चार याद करोगे, चार सोर्स हैं। पहला है जमींदार, दूसरा है ट्रेडर, तीसरा है आपके रिश्तेदार, और चौथे हैं साहूकार। ठीक है, तो जमींदार हम सब जानते हैं, जमींदार के पास गए, उसने जो है वो हमारी किसी भी चीज, हमसे किसी भी चीज के बदले में सोना ले लिया, हमारी जमीन गिरवी रख ली और हमें पैसे दे दिए, और उसके अगेंस्ट उसने ब्याज चार्ज कर लिया। सेम केस साहूकार का है बेटा, साहूकार भी यही करता है। गांव में जो है साहूकार बैठ गया, जो है वो ब्याज पे पैसे देता है आपको, और आपसे उसके बदले में आपकी कोई भी जो है चीज आपसे गिरवी रखवा लेता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, साहूकार से पैसे लेने में, जमींदार से पैसे लेने में प्रॉब्लम क्या है कि इतना ज्यादा आपसे ब्याज चार्ज करते हैं। आपको आज लगेगा कि अरे ठीक तो है, मतलब मैं इनको जानता हूँ, मेरे गांव के लिए 2% ब्याज ले रहा है, 2% साल का नहीं ले रहा है, 2% महीने का ले रहा है, साल का कितना हो गया, 24%। लाइफ लॉन्ग ब्याज चलते रहते हैं, ठीक है, खत्म ही नहीं होता। आप प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं दे पाता किसान बेचारा, वापस खून चूस लेते हैं उसका सब, और फिर बाद में सब कुछ जो उसने मॉर्गेज किया होता है अपने पास रख लेते हैं, और क्योंकि उतार चुक ही नहीं पाता। दूसरे आते हैं बेटा ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो जिनकी हेल्प से आप अपनी जो आपकी क्रॉप्स वगैरह है उनको आगे बेचते हो, मार्केटिंग करते हो। ये भी कभी कभी क्योंकि आपकी जान पहचान है, आप इनको जानते हो, ये भी आपकी मदद कर देते हैं, बट अगेन आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तीसरे आ गए आपके रिश्तेदार। गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनसे आपकी अच्छी जान पहचान है, भाई भाई सब आसपास रहते हैं, एक भाई ने दूसरे भाई को उधार दे दिया, ठीक है, तो ये रिलेटिव्स आपकी हेल्प कर देते हैं, इसमें कई बार बिना ब्याज के आपको मदद हो जाती है। ठीक है, अब लेकिन साहूकार और जमींदार में बिना ब्याज के आपकी मदद नहीं होगी। तो ये सारे ट्रेडिशनल क्रेडिट सोर्सेज हैं, ठीक है, इन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं क्योंकि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब देखो बेटा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी जब आप 1947 की बात करो अगर, तो 1947 में बेटा 93% पीपल were trapped in this non institutional credit। मतलब 93% लोग जो रूरल इंडिया में रहते थे वो बेचारे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के जाल में फंसे हुए थे। मतलब किसी ना किसी से, जमींदार से, साहूकार से, ट्रेडर से उन्होंने उधार लिया हुआ था, और उनका ब्याज चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था। तो ये हालत थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब जब आप इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की बात कर रहे हो बेटा, इसे मल्टी एजेंसी सिस्टम भी कहते हैं। मल्टी एजेंसी सिस्टम, इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, हम यहाँ पे 6 एजेंसीज पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, जिसे आरबीआई आपकी एपेक्स बॉडी है, ऐसी नाबार्ड है, मैं आपको अभी इसमें बताऊंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये 6 हम पढ़ेंगे। अब ये है मल्टी एजेंसी सिस्टम, मतलब ये रजिस्टर्ड है, इनको सरकार ने परमिशन दी है एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए। तो वन बाय वन चलो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं क्या, मतलब बहुत सारे गांव के, जैसे सपोज 7-8-10 लोग मिले, उन्होंने अपना अपना पैसा जो है मेरे पास, हम सब ने सोचा कि हम सब लोग जो है वो 20-20 हजार रुपए डालेंगे, और हम लोग 10 लोग हैं, तो हमने एक जगह 20-20 हजार रुपए अपने डाल के इकट्ठा पूल कर लिए। अब हमारे पास 2 लाख रुपए हो गए, और हम ये 10 लोग में से किसी को भी 2 लाख रुपए की जो जरूरत है वो हमसे जो है वो 2 लाख रुपए ले लेगा, और उसके अगेंस्ट वो हमको ब्याज देगा। फिर जब वो पैसा वापस आ जाएगा तो दूसरा मेंबर ले लेगा। तो ये और ऐसे ही क्या करती है आगे, और किसानों को भी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन देती है। ये 16 से 17% जो है वो इंटरेस्ट रहता है।
मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत अच्छा सिस्टम है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू लिबरेट दी फार्मर्स, टू फ्री दी फार्मर्स फ्रॉम दी मनी लेंडर्स, जमींदारों से, साहूकारों से उनको फ्री करना है। उनका ब्याज जो कभी खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, उससे फ्री करना है। आपस में ही पैसे इकट्ठे किए और एक दूसरे की हेल्प करी, ठीक है। और क्या करती है ये, क्रेडिट पे पैसे देती हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अपने आप को जाके इन्होंने रजिस्टर करा लिया कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रहे हैं, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, इन्होंने इतने इतने पैसे इकट्ठे किए और इस पैसे को हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक दूसरे को व्हेन समबडी इज रिक्वायरिंग इट, किसी को जरूरत होगी तो वो अवेल कर सकता है, ठीक है। तो ये है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा बेटा आ गए कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इन्होंने, पहले क्या होता था देखो, जब तक आपके बैंक्स 1969 से पहले की बात करो तो बैंक्स जो है ना वो रूरल एरियाज में ब्रांच नहीं खोलते थे। उन्हें लगता था लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनके पास पैसे हैं नहीं, तो बैंक वहां पे क्या चलेगा, तो रूरल एक्टिविटीज जो है वो नहीं थी वहां पर। बट इन 1969 नेशनलाइजेशन हो गया बैंक्स का। नेशनलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, बैंक सरकार के जो है वो कब्जे में आ गए। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जब नेशनलाइजेशन किया तो उन्होंने ये कहा कि बैंकों को, उन्होंने ये कहा कि आपको अब रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस खोलनी है और वहां पे फार्मर्स को फाइनेंसिंग करनी है, उनको लोन देना है, उनकी जो भी नीड्स है उनके हिसाब से अपनी स्कीम्स जो है वो आपको लानी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको एसबीआई का, पीएनबी का, इन्होंने क्या किया, अपने रूरल ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में और डायरेक्ट फाइनेंसिंग शुरू कर दी। किसको करेंगे डायरेक्ट फाइनेंसिंग बेटा, फार्मर्स को, ठीक है। तो फार्मर्स को इन्होंने फाइनेंस देना, क्रेडिट देना शुरू कर दिया और नेशनलाइज थे, प्राइवेट नहीं थे। तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लो। तीसरा जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स आया बेटा, इसको हम कहते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये जो आरआरबी है बेटा, ये हर तरीके के बोरोवर्स को जो है वो हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। छोटे छोटे लेवल पे बैंक खुल गए, ठीक है। और ये किन एरियाज में खुले, ये जो रीजनल रूरल रीजन्स में खुले, ठीक है। रूरल बैंक्स है, स्पेशली रूरल एरियाज के लिए डेडिकेटेड है। कहां पर खुले ये, ओपनड अप इन दोज एरियाज वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटी वाज अवेलेबल। जिन एरियाज में कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, उन एरियाज में रूरल, रीजनल रूरल बैंक्स की ब्रांचेस खुल गई, ठीक है। और हर तरीके के बोरर, मतलब किसी को कोई हॉर्टिकल्चर में है, फिशरीज में, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ किसानों की मदद कर रहे हो ना। रूरल इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, छोटी छोटी, और वो उनका वहां से अपना जो है वो लाइवलीहुड को वो अर्न करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनकी आती है। तो ये रीजनल रूरल बैंक सबकी हेल्प करते हैं, हर तरीके के लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए हम पढ़ेंगे, ये है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है NABARD से बना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में बना था बेटा, याद रखेंगे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स थे आपके, और जितने भी यहाँ पे मैं नीचे आपको लैंड डेवलपमेंट बैंक मैंने लिखा है, ये जितने भी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनकी एपेक्स एजेंसी है। जैसे हमारे सारे बैंक्स जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स है चाहे वो नेशनल बैंक्स है, सबकी एपेक्स एजेंसी क्या है, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई हम सबका राजा है और आरबीआई के अंडर में सारे बैंक्स आते हैं। ऐसे ही नाबार्ड जो है वो जितने भी रूरल बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स जो कि रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चरल क्रेडिट को जो है वो
दे रहे हैं उन सबका राजा है, उन सबका बॉस है, उन सबकी एपेक्स एजेंसी है। तो ये क्या करता है बेटा, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन रूरल क्रेडिट। सबकी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रूरल क्रेडिट दे रहे हैं उन सबकी एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करता है प्लस जितने भी लोन दिए गए हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ये देख रहा है कि अच्छा इन्होंने लोन दे दिया ठीक है मैं इन सबको, तो नहीं, मॉनिटरिंग भी कर रहा है ठीक है। तो ये आरआरबी और एलडीबी दोनों के लिए एपेक्स एजेंसी है। सारा रूरल क्रेडिट जितना भी चलता है ये वहां पे किंग है, ये मॉनिटर भी करता है प्रोग्रेस को। और इसके अलावा ये नॉन फार्मिंग सेक्टर जितना है, जैसे वेयर हाउसिंग हो गई आपकी, ठीक है, बड़े बड़े खेती करके एक जगह सामान इकट्ठा करना ना, वेयर हाउस बन गया, वेयर हाउस बनाना है मुझे, मेरी फसल कटेगी तो मुझे उसको रखने के लिए, तो उसके लिए, या मुझे कोल्ड स्टोरेज, हमें फसल को इकट्ठा, जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सब्जियां हैं या अलग अलग तरह की फसल है, उनको इकट्ठा करना है कहीं पे, उसके लिए भी लोन देता है। हॉर्टिकल्चर है उसके लिए भी लोन देता है। तो ये असिस्टेंस नॉन फार्म सेक्टर के लिए भी हमें देते हैं। अब देखो, पहले लैंड डेवलपमेंट बैंक पहले पढ़ा देती हूँ, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि नाबार्ड पढ़ रहे हैं तो बार बार एलडीबी एलडीबी लिखा आ रहा है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक, कृषि विकास सहायता बैंक जो होते हैं, ये इनका भी काम वही है जो आरआरबीज का काम है, मगर यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है। ये क्रेडिट देते हैं किसानों को, और उसके अगेंस्ट में, मतलब किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, उनकी लैंड को अपने पास मॉर्गेज कर लिया, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये सहायता के लिए, ठीक है, और उसके अगेंस्ट उनको पैसे दे दिए कि आप यूज करो, हमें इंटरेस्ट रेट दो और हमारा लोन वापस कर दो जब आपके पास जैसे भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये एलडीबीज जितने भी हैं और रीजनल रूरल बैंक्स जो पहली वाली स्लाइड में अभी पढ़े हमने, ये रीजनल रूरल बैंक, इन सब का किंग है ये नाबार्ड, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है, आप देख लो। नाबार्ड की फुल फॉर्म 1 नंबर के लिए आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप याद कर लो नाबार्ड क्या क्या कर रहा है। सारा प्रोग्रेस भी देख रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, नॉन फार्म सेक्टर के लिए भी लोन दे रहा है, और सारे आरआरबी और एलडीबी इसके अंडर है। मतलब सबसे ऊपर आरबीआई है, फिर नाबार्ड हो गया रूरल इंडिया के लिए, और इसके नीचे सारे आरआरबी और एलडीबी आ गए। अब बेटा लास्ट आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगेन 1 नंबर में आप एक्सपेक्ट करोगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये लोन देते हैं स्मॉल फार्मर्स को। सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद खुद करो। कैसे करेंगे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, सबने थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे किए और मदद किया एक दूसरे को, ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रुप बना, उन्होंने जो है वो पैसे इकट्ठे किए और एक दूसरे की मदद करेंगे। किस किस की, स्मॉल फार्मर्स की, आर्टिसंस होते हैं ना, मटके बना रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं गांव में, कुम्हार, ठीक है, लेडीज अगर किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनकी हेल्प करना, और जितनी भी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मैं खेत में काम करती हूँ, ठीक है, मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मैं खेत, जब कटाई होती है फसल की तो वो वो मजदूर, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर हो गई, या फसल को उठा के लोडिंग, बहुत काम है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत सारी। तो ये वो छोटे छोटे लोग जो होते हैं उनको लोन देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये इससे क्या होता है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट कर रहे हैं सेविंग को। कैसे सेविंग, हम सबने 1000 इकट्ठे किए, हम 50 लोगों ने 1,000 इकट्ठा किया, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, हम छोटे लोग हैं, हमारी इतनी सेविंग ही नहीं, हम पे इतने पैसे ही नहीं है, 1000 है बस। 50 लोग मिल गए, छोटे छोटे किसान, आर्टिसन, हम अब इकट्ठा करके कितने पैसे हो गए, 50,000। उस 50,000 से हमने एक जने को, किसी को, या 2 जने को, 3 जने को, जिसको जरूरत है उनको लोन दे दिया आपस में, ठीक है। और किस पे दिया, लो इंटरेस्ट रेट पे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, मार्च 2012 की फिगर याद कर लो, 43 लाख से ज्यादा एसएचजी तब तक बन गए थे,
और माइक्रो फाइनेंस में हम यहाँ पर एसएसजीज जो है वो डील करते हैं, मतलब इम्पोवरिश लोग, बहुत गरीब लोगों को हम जो है वो ये एसएसजीज जो है वो बेटा लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब डिफरेंस क्या है मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये सोच रहे होगे तुम लोग तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर आप बात करो बेटा, दोनों ही चीजें सेम हो रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उन्होंने क्या किया, आपस में पैसे इकट्ठे किए और लोन दे रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी वही काम कर रहे हैं। बट बेटा डिफरेंस इतना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटे लेवल के लोग हैं, रजिस्टर्ड जो है वो है ये भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत छोटे छोटे लेवल की सेविंग, 500 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है, इतने छोटे छोटे अमाउंट को आप सेव करके आपने कंट्रीब्यूट करके अपना एक फंड बना लिया है, बड़ा फंड। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर आप बात करें तो वहां पे थोड़ा सा हम ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, मतलब 20-20 हजार, 25 हजार दे, यहाँ पे आप 500-500 रुपए, क्योंकि इससे ज्यादा है नहीं लोगों के पास, 1000-1000 रुपए। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो ये 6 मैंने आपको पढ़ा दिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी हमने पढ़ लिए। तो बेटा ये एग्रीकल्चरल सोर्सेज के एग्रीकल्चरल क्रेडिट के सारे सोर्सेज थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अब इतने सारे सोर्सेज हैं तो दिक्कत क्या है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फिर भी मिल क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है, जितना पैसा किसान को चाहिए उतना पैसा उसे सैंक्शन नहीं हो रहा। मांगेगा 20 लाख आपसे लोन, उसको मिलेगा 2 लाख, 5 लाख, सैंक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं रूरल इंडिया में जहां तक ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पहुंच ही नहीं पाए आज तक भी। तो वो अभी भी बेचारे ट्रेडिशनल क्रेडिट ही लेते, जमींदार, साहूकार, ट्रेडर और रिश्तेदार, है ना। तो कवरेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया अभी भी कम है, जबकि बहुत वाइड एक्सेस हो गया, लेकिन अब भी कम है। देन जो असलियत में गरीब और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको वाकई में क्रेडिट की जरूरत है, उनके ऊपर अभी भी अटेंशन उतनी नहीं है। जिनको कम जरूरत है उन्हीं को उधार मिल रहा है, असली लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा, तो वो बेचारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। दूसरी चौथी प्रॉब्लम क्या है बेटा, इससे क्या हो रहा है, ओवर ड्यूज, किसान को उधार तो उसने ले लिया, लेकिन अब सीजनल भी डिपेंडेंसी है ना, उधार लिया, खेती की फसल उगाई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, नहीं दे पाया वो अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस नहीं दिया तो बेटा एनपीए, ठीक है, जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इनका रूल होता है ना 90 डेज के अंदर 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 अगर आपको जो है वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं कोई भी मिल रहा है तो वो जो है वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। तो ये एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो बेचारे असली में जिनको जरूरत है वो अगर नहीं चुका पा रहे किसी भी रीजन से, तो एनपीए हो जाएगा। ठीक है, ओवर ड्यूज बढ़ते जाएंगे, ओवर ड्यूज बढ़ते जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज है उनकी लिमिट भी वो भी स्क्वीज करने लगेंगे धीरे धीरे, कि भाई हम पैसा दे तो देते हैं, वापस मिलता नहीं है, कवरेज लेस है, अमाउंट इनसफिशिएंट जो है वो सैंक्शन हो रहा है, जितना चाहिए उतना मिलता नहीं, तो आपने उसकी मदद नहीं करी और बेकार कर दिया। उसने मांगे आपसे 5 लाख रुपए, आपने दिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में उसका ट्रैक्टर आया नहीं, उसने 2 लाख रुपए इधर उधर उड़ा दिए। तो क्या हुआ, अब वो 2 लाख रुपए वापस नहीं दे पाएगा, हो जाएगा एनपीए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम इसलिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट में होती है। आपको ये 4 प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। एक तो पूरा पैसा नहीं मिलता, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस सब जगह नहीं है, जो असली गरीब है, पुअर और मार्जिनल, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, और जिनको पैसा मिल रहा है वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो ओवर ड्यूज क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो ये था बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो आज के लिए इतना काफी है, हमने सोर्सेस पढ़ लिए, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है वो देख लिया, सोर्सेस में इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों पढ़ लिए, प्रॉब्लम्स क्या है वो भी पढ़ ली। ठीक है, अब आगे का जो वीडियो बनेगा मैं उसमें आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बताऊंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे इस बार तुम्हारे कोर्स में डिलीट हो गया है, तो मजे हैं तुम्हारे, लेकिन चलो उसका थोड़ा सा एक जो है वो हिंट मैं जरूर दूंगी कि अगर कभी ऐड होता है तो
हम उस पर बात कर सकें। तो ठीक है बेटा, आज के वीडियो के लिए जो मैं इतना ही डिस्कस करते हैं। बने रहो पाठशाला बाई निधि गुप्ता के साथ और पढ़ते रहिए, और बोर्ड्स की तैयारी मजे से करिए। 100 by 100 हम ला के रहेंगे। बाय बाय।